हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मैंने चैप्टर 6 पढ़ाया था, बिहारी के दोहे। आई होप कि आप सभी को वो समझ में आया होगा। अगर कोई उस चैप्टर से इशू है या कोई प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 ठेस। ये एक प्रकार का कहानी है, तो हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे अच्छे से। आपको कोशिश करेंगे कि आपको सही से समझ में आए और बढ़िया से पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आपके पास एक प्यारा सा बुक और एक प्यारा सा पेन और कॉपी ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम जो नोट पॉइंट बताएं आप उसे नोट करते जाएं। इससे पहले आप अपने दोस्तों को यह क्लास ज़रूर शेयर करें और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करें। हमने आपको बताया था कि ये लाइक नहीं है, आपके प्रति हमारा प्यार है। अगर आप हमें अपना प्यार दिखाएंगे तो हम भी खूब बेहतरीन से बेहतरीन मेहनत करेंगे और मैट्रिक बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर से पास करने की कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 95 प्लस। तो बच्चों, ये टारगेट यही बोर्ड पर लिखने से नहीं होगा। इस टारगेट के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। ओके बच्चों, ये 95 प्लस के लिए हमको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा और पूरे मन और लगन से। झूठी मेहनत नहीं करनी है, सच्ची मेहनत करनी है। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर जुड़ें। तो बच्चों, चलिए आज बिना वक्त को गवाएं शुरू करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब पर जैसे आसिफ उर्दू हिंदी क्लासेज है, वैसे ही हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टा आईडी एंड व्हाट्सअप चैनल भी है, तो उस पर आप ज़रूर जुड़ें। तो चलिए अपने बिना महत्वपूर्ण समय को गवाए शुरू करते हैं। आज हम लोग वही पढ़ेंगे जैसे हम लोग रोज़ पढ़ते हैं। कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले ऊपर वाला ये जो हेडलाइन होता है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लोक मन के मार्मक कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु के ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावित वर्णन है। बोलेगा कि फणीश्वर नाथ रेणु लोक संस्कृति किसकी संस्कृति का प्रभावित वर्णन है, तो मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावित वर्णन है। यह कहानी कलाकार के विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्ते की गहराई और मनुष्यता की पक्षरता को समझने में पाठ योगदान महत्वपूर्ण है। आंचलिक कहानी में खूबसूरती, घटना एवं संवेदन की दृष्टि से भी कहानी उल्लेखनीय है। मतलब यह कहानी आंचलिक है और संवेदनशील है। और इस कहानी का मुख्य पात्र है सिरचन। इस कहानी का मुख्य पात्र है सिरचन, जो कि बहुत ही बढ़िया मतलब वो बनाता है, शीतल पार्टी वगैरह हो गया, ये सब। ठीक है बच्चों, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? सिरचन। इस कहानी का मुख्य पात्र है सिरचन। और इसमें लेखक की माँ भी है, लेखक की बहन है, वगैरह वगैरह सभी हैं। आइए हम कहानी पढ़ते रहेंगे और आपको सुनाएंगे। आप एक प्यारा सा पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें। हिंदी बच्चों आसान नहीं होता, हिंदी को अच्छे से और डीपली पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, ऊपर पार कर जाएगा, कुछ समझ ही में नहीं आएगा। हमने पीला वाला बोर्ड पढ़ के आपको सुना दिया होगा। चलिए अब आगे आते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और लास्ट तक ज़रूर देखें। आई होप कि आप सभी को समझ में आएगा। ये खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। जब खेती बाड़ी होता था तो गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता। सिरचन को क्या होगा, उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। पगडंडी एक आपको शब्द मिला होगा, पगडंडी मतलब होता है, हमको बता दें आपको,
पगडंडी का अर्थ होता है जो आरी क्यारी होता है ना, आरी, जैसे खेत में ये मेरा खेत है, ये आपका खेत है, ये उनका खेत है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक आरी दिया रहता है, उसे हम लोग आम भाषा में आरी कहते हैं बच्चों। तो आपको समझ जाना है, पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ आएगा, चलते चलते धीरे धीरे पाँव रखता हुआ आएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे आते हैं। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कमज़ोर या चटोरा कह लो। कोई एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी। आज सिरचन को बोल रहा है, आज सिरचन को कुछ भी कह लो, मुफ्तखोर कह लो, कमज़ोर कह लो, चटोरा कह लो, वगैरह वगैरह, लोग उसे बोलते थे, बेकार बेकार बोलते थे। आज उसे कुछ भी कह लो, लेकिन एक समय था कि लोग बड़े बड़े बाबू लोगों की गाड़ियाँ, उस सवारियाँ उसके मड़ैया के सामने बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामदी भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाकों में एक दिन का समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन से एक जोड़ी चीक बनवा कर भेज दें। चीक बनवा कर भेज दें। चीक का अर्थ आपको इधर मिल जाएगा, बांस की तितलियों से बनी झिन्ना पर्दा। चीक का अर्थ होता है बांस की तितलियों से बनी झिन्ना पर्दा, मतलब जो बांस की है, बांस होता है ना, उसके पतले पतले करके और एक पर्दा बना देगा, एकदम बेहतरीन और खूबसूरत लगता है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनवा कर भेज दे। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग में क्या क्या लगेगा। मुझे याद है, राइटर बोल रहा है, मुझे याद है मेरी माँ जब मुझे बोलती थी कि जाओ सिरचन को बुला के लाओ, तो मैं पहले पूछ लेता था कि माँ आज भोग में क्या क्या लगाओगी। आगे बढ़ते हैं। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरा काम को पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। सिरचन ने तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती हैं। मतलब बोल रहा है तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती हैं, मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा देती हैं। और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहाँ, कुम्हारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखा? इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। नीनू मतलब आपको दिया होगा मक्खन मथ रही थी। ऐसे घर में जो देहात वगैरह क्षेत्र में होते हैं नीनू मथते हैं, काफ़ी लेके अथरा वगैरह होता है वो, उसमें नीनू मथते हैं लोग। तो नीनू मथ रही थी तो सिरचन की याद आई कि सिरचन ये बहुत खाता है, उसको अच्छा लगता है। आगे आगे हैं आगे। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आ सिरचन, आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी के कढ़ी खखोरने के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से ये संवाद भेजा है। संवाद मतलब क्या होता है? एक दूसरे के बीच बातचीत। मतलब आप मैट्रिक जब एग्ज़ाम दोगे 2027 में, जो भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे वो देखिएगा, आता है बोर्ड परीक्षा के पेपर में कि दो दोस्तों के बीच शराबबंदी का संवाद लिखे। तो दो दोस्तों के बीच बातचीत को संवाद कहते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। संवाद का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। संवाद भेजी है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सूंघ कर ही आ रहा हूँ भाभी। बोल रहा घी की सूंघ कर ही आ रहा हूँ भाभी। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर था। देखिए क्वेश्चन बन सकता है, सिरचन जाति का क्या था? तो कारीगर। सिरचन जाति का था जाति का क्या था बच्चों?
जल्दी कमेंट करो, कमेंट करोगे तो आपको याद रहेगा, कमेंट करते रहो। कारीगर था, कारीगर था। सिरचन जाति का क्या था? सिरचन जाति का एक कारीगर था। एक एक मोती के पटेरे में हाथ में लेकर बड़े जतन से उसे कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्यता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहूं सांप की तरह फूंक मार कर उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। फिर मुँह जोर है सिरचन, मुँह जोर है कामचोर नहीं। मतलब वो काम कर रहा है, अगर कोई आके टोन मार दे, कुछ बोल दे कि वाह आज क्या बन रहा है, आज कुछ नया चीज़ बनने वाला है लग रहा है, अगर कोई ऐसा वर्ड बोल देता है तो वो फूंक मार के गेहूं साहब की तरह हम नहीं करेंगे काम, जाइए और किसी से करवा लीजिएगा, ये भाग जाता था। अजीब टाइप का आदमी था। देखो आगे बढ़ते हैं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल व नहीं बर्दाश्त कर सकता था। मतलब दूध में मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन बात में उसको हल्का भी कड़वाहट पसंद नहीं था। कोई लोग होते हैं ऐसे। सिरचन को लोग चटोरा भी समझते थे। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले से कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, तुम दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। मतलब बोल रहे हैं कि तली बघारी हुई अच्छे पकवान बना लो, दूध प्रबंधन का ये सब पहले से आप अपने पास जुटा लो, तब सिरचन को बुलाओ, देखो दुम हिलाता हुआ आपके पास आ जाएगा कि हाँ बोलिए क्या बोलते हैं, तो काम करवाना है जो करवा लो। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म हो गई। देखो खाने पीने में थोड़ा सा भी तुम कमी करोगे तो तुम्हारा काम भी खराब कर देगा। अधूरा रहकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधिक पाली दर्द में माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन मानो कभी नहीं। मतलब देखेगा नो कि अच्छा खाना ना है तो बहाना बना के भाग जाएगा, कहेगा अरे यार सर दर्द दे रहा है, आज कुछ अजीब लग रहा है, कह कैसे भाग जाएगा। मोची घास के पटेरा की रंगीन शीतल पाटी, बांस तितलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोरी में मढ़े भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाल हलवाएं के लिए ताल के सूखे पत्ते की छतरी टोपी तथा इस तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। बोला ना कि सिरचन एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत अच्छा कारीगर है जो बहुत सारी अनेक चीज़ें, नायाब चीज़ें बनाता है बांस की शीतल पाटियों से। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसा काम को बेकाम का नाम समझ लेंगे लोग। बेकाम का काम जिनकी मजदूरी में अनाज या पैसा देना की ज़रूरत नहीं, पेट भर भात खिला दो, काम पूरा होने पर एक पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो, वह सब कुछ भी नहीं बोलेगा। मतलब बोलता है काम पूरा हो गया ना तो कुछ खिला पिला दो, कुछ कपड़ा वगैरह दे दो, एक आध पुराना वगैरह धोती हो गया, आपको कुछ भी हो गया, मोहर छाप वाली धोती देखिएगा वो देती हैं भानु दीदी, तो सिरचन जाकर वहाँ पर प्लेटफार्म पर उसके दाम देने लगता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे आपको समझ में आएगा। बोल रहा है कपड़ा उपड़ा दे के काम करवा लीजिए आप लोग, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसा बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। सिरचन को जो बुलाने जाता है वो जानता है सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात है बिटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो पटेरा की पट्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया।
जब जब बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रहा था। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेरा की 2 शीतलपाटियों के बिना आएगी मानू तो भाभी ने हंसकर कहा बैरंग वापस। इसीलिए 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ ने देखा सिरचन इस बार नई धोती दूंगी। मैंने कहा था, देखो ये बोल रहा है ना कि उसकी बहन की शादी हो रही थी। उस बार मेरी छोटी बहन की शादी हो रही थी, राइटर की छोटी बहन की शादी हो रही थी। तो उसका पति बोला था ना मिठाई वगैरह ना आए ठीक है, पर एक फैशनेबल पटेरा शीतल पार्टी बनी हुई आनी चाहिए, नहीं तो शादी नहीं हो गई। ऐसा बात करता था लोग, मतलब पहले के लोग थे ना कि बांस वगैरह की चीज़ अच्छा बनता था तो अच्छा लगता था और देखने में खूबसूरत और बेहतरीन टिकाऊ भी रहता था। आइए आगे हैं। सिरचन इस बार नई धोती दूंगी। कौन बोल रहा है? लेखक की माँ बोल रही है। असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसे काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। मतलब ऐसे काम करो, अच्छा एकदम काम करो कि देखने वाले देखते रह जाए। बोलते हैं ना कि काम करो ऐसा कि देखने वाले देखते रह जाए और नाम करने वाले नाम करें और जलने वाले जलते रहें, बाकी तो चाहने वाले साथ हैं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तितलियाँ और कमानियों की चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलिया में डब्बे डालकर वह चीक बुनने लगा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नया फैशन की चीज़ बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी थी। 1.5 हाथ मतलब इतना मन लगा काम कर रहा है ना कि लोग समझ गए अरे यार अब की बार तो कुछ नया सिरचन बनाने वाला है। ठीक है। मझली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे के आड़ में बोली, पहले ऐसे जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर कर देती। बोल रही है मझली भाभी पर्दे से झांक कर बोल रही है, पहले ऐसे जानती ना कि मोहर छाप वाली धोती देने से इतना अच्छा काम होता है तो भैया से बोल देती कि मोहर छाप वाली धोती ले आइए, अच्छे सिरचन से काम करवा लेंगे उससे देकर। काम में व्यस्त सिरचन के कान में बात पड़ा। काम में व्यस्त था, सिरचन के कान में बात पड़ गया। बोला मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी से पहले छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंझली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, जिससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाइयाँ जो खाने को मिलेगी देखता है ना। दूसरी दिन चीख के पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे थे। देखिए क्वेश्चन बन सकता है, दूसरे दिन चीख के पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे थे। ये आप नोट कीजिए, ठीक है बच्चों। सतभाया तार। सिरचन जब काम में मग्न रहता तो उसके जीभ जरा बाहर निकल आती। होठ पर अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। चीक के सुतलियों के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप में निगाह डालकर चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? ये राइटर बोल रहा है, माँ आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? कलेवा मतलब नाश्ता होता है, सुबह का जलपान। हमने आपको कर्मवीर चैप्टर में जब पढ़ाया था, कर्मवीर से कोई था ऐसे कलेवा सुबह का जलपान
ऐसी कोई था, याद नहीं आ रहा पूरा। करमीरी था जी, देख लेंगे, कमेंट आप जरूर कीजिए। सिरचन को सिर्फ चिवड़ा, हाँ आइए। माँ के पास गया, माँ आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई घर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली मैं अकेले कहाँ क्या क्या देखूं? अरे मंझली सिरचन को बुनिया क्यों नहीं देती? बुनिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा हुआ अछूत, मतलब मुंह में चूड़ा भरा हुआ है और सूप में किनारे गुड़ रखा हुआ है ढेला। माँ की बोली सुनते ही मझली भाभी की भौं तन गई, मतलब माँ की बोली सुनते ही मझली भाभी की भौं तन गई, जो भौं यही बोला, भौं को तन गई। मुट्ठी भर बुनिया सूप में फेंक कर चली गई। मझली भाभी मुट्ठी भर बुनिया सूप में फेंक कर चली, लो सिरचन खा लो, फेंक कर दे दिया, जाओ। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मझली बहुरानी अपने मायके से आई हुई मिठाई इसी तरह हाथ खोल कर बांटती है क्या? अब आगे देखते मजा आएगा। बस मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, माँ छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा? नैहर ससुराल तो आप जानते ही होंगे, बेटियां जहाँ शादी करके जाती है उसको ससुराल बोला जाता है और जहाँ पर बेटियां रहती हैं उसे नैहर बोला जाता है। मंझली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमतमा कर बाहर आई। सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बात कुटी करने में क्या ज़रूरत? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजा कर बाहर बैठखाने में भेज रही थी। मानू दीदी जो है पान सजा कर बैठखाने में, जो बैठका होता है किसी घर के, वहीं भेज रही थी। कोई आदमी वगैरह आए होंगे, शादी ब्याह का दिन चल रहा है, उसके कहानी में चल रहा है। चुपके से एक पान का बीड़ी सिरचन को देती हुई बोली, इधर उधर देख कर सिरचन, दादा काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत देना। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ी मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन के पान खाते देखकर अव्यक्त हो गई। सिरचन ने चाची को अपने ओर अचार्य से घूरते हुए देखकर कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाओ, बहुत दिन हो गया। चाची कोई कारण से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्करी करता है, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। मस्करी करता है, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, जब बड़बड़ के बोल रहा है। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोरे कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। ये राइटर बोल रहे हैं। बस सिरचन की उंगलियां में सुतलिया के फंदे पड़ गए। सामने कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट कर संभाल कर झोले में रखा। टांगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मतलब देखा ये पड़ा हुआ, एक नज़र देखा और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। जा, मैं काम अब नहीं करूँगा। वो चाची बोल दी ना, इसी वजह से चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेज कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपये में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुझौसा ने
मुंह में लगाम है ना आँख में सील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चीख मिलेंगे। बात बदतर टोली के औरतों सिरे पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती हैं। मानू नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। चीख की पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे थे। ये आप लाइन पढ़े होंगे। तो ये बोल रही कि अब ये बोल रहा है कि 7 तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर। मानू मेले से खरीद के भेज दूंगी। मानू को याद आई, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितने खोल कर दिखाया था। पटना और कलकत्ता के मोहनियों के वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। आगे आते हैं। माँ, मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक पटी हुई शीतल पाटी पर लेटा वह कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मेरी बेटियां को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरे घर वाले जिंदा रहते तो मैं ऐसे दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छोड़कर कहता हुआ है, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती है। अब क्या, मैं चुपचाप लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लग गया, वह नहीं आ सकता। मतलब बोल रहा है, गांव भर में तुम्हारे ही घर में मेरा इज्जत नहीं होता यार, मैं क्या जाऊँ, छोड़ दो, अब नहीं जाऊँगा। तो राइटर बोल रहा है, मैं समझ गया कि कलाकार के दिल पे ठेस लग गया। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन चिट्ठी का झाल लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखाई पड़ा। क्यों मानू बोल रहा है, नहीं दिखाई पड़ा, मानू को बोल रहा है। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नज़र ना लग जाए इसमें भी। मानू के ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। राइटर बोल रहे हैं, मानू के ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मेड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आया। चाची को सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोरा। गाड़ी आई, सामान चढ़कर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था। प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। मैं कहा, क्या है। मैंने खिड़की से गर्दन निकाला। खिड़की को स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हुआ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ हैं, एक बार देखूं। मैं दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। सिरचन दादा। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी। शीतल पाटी चीख और एक जोड़ी आसानी कूस की गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने, देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि मानू किस चीज़ का सिरचन को दाम देने लगी। मानू किस चीज़ का सिरचन को दाम देने लगी, तो मोहर छाप वाली धोती। क्या बोल रहा है, मोहर छाप वाली
धोती। आप लोग नोट कीजिए कॉपी में, आप लोग नोट कीजिए कॉपी में। मानू दीदी ने सिरचन को मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। मोहर छाप वाली धोती, मोहर छाप वाली धोती, ठीक है बच्चों, धोती। मोहर छाप वाली मानू ने किस चीज़ का दाम निकाल कर देने लगा? तो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगा। आगे ये बढ़ते हैं। मानू मोहर छाप वाली दाम धोती निकाल कर देने लगी। सिरचन के जीभ के दांत से टकरा कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मतलब बोल रहा है एकदम गुस्सा बोला अब नहीं। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडेला को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलिये के फंदे में ऐसा काम पहली बार मैं देख रहा था। राइटर ने बोला ऐसी बारीकी और ऐसी सुतलियों के फंदे में मैं पहली बार ऐसी बारीकी से कोई चीज़ बना हुआ देख रहा हूँ। तो आई होप ये चैप्टर अब समाप्त हुआ। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं, फेस चैप्टर के लिखने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं फणीश्वर बच्चों बोलो मेरे साथ, बोलो याद होगा। फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है बच्चों, मेरे साथ बोलते रहो। फणीश्वर नाथ रेणु इस कहानी के लिखने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा और हम इसका कल हम क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम शब्दार्थ को समझ लेते हैं। शब्दार्थ जस्ट कहानी के नीचे होता है, आइए देखते हैं, ठीक है बच्चों। पतीली मतलब तांबे, पीतल आदि के ऊंचे किनारे वाले गोलाकार बर्तन। पतीली मतलब कोई बोलता है पतीली है, पतीली तो तांबे, पतली, पीतल आदि के ऊंचे किनारे वाले गोलाकार बर्तन। पनियाई मतलब यार इमली देख के जबान पनिया जाता है, मतलब ललच जाता है, मन ललच जाता है। पनियाई मतलब ललचाई जबान, पनियाई मतलब ललचाई जबान। झाल मतलब कड़ूता कड़वा, झाल मतलब कड़ूता कड़वा, झाल मतलब कड़ूता कड़वा। बोलो मेरे साथ, बोलने से याद होगा बच्चों, बोलने से सब होगा, बोलने से याद होगा। कटूता कड़वा। चीक बांस की तितलियों से बनी झीना पर्द। चीक मतलब बार बार चीक का आपको आ रहा होगा चैप्टर में, चीक का बार बार जिक्र आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। चीक का मतलब क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। बांस की तितलियों से बनी झीना पर्दा, बांस की तितलियों से बनी झीना पर्दा, बांस की तितलियों से बनी झीना पर्दा। बांस की तिलियों बच्चों, सॉरी तिलियों, बांस की तिलियों से बना, बोलो मेरे साथ, बना झीना, बांस की तितलियों से बना झीना पर्दा। आजकल तो कपड़े के पर्दे आ रहे हैं। नैनू मतलब मक्खन। शीतल पाटी चिकनी और पतली चटाई। शीतल पाटी मतलब चिकनी और पतली चटाई। आजकल तो चटाई आ रहा है, प्लास्टिक आ रहा है। पहले चटाई आता था बांस के बिना हुआ, जैसे सिरचन जैसे कारीगर होंगे। शीतल पाटी कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, आप उसे याद करें, वो एग्जाम की दृष्टि से है बच्चे, ओके। शीतल पाटी, ओके बच्चों। शीतल पाटी मतलब चिकनी और पतली चटाई। चिकनी और पतली चटाई, ठीक है बच्चों। चिकनी और पतली चटाई।
तो आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रकार का इशू है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और हिंदी और उर्दू एंड मैट्रिक के सभी हम स्टेप बाय पढ़ाएंगे। अभी हिंदी पढ़ा देंगे। अभी हिंदी हमारा कितना चैप्टर चल रहा है? अभी 7वां चैप्टर चल रहा है। हम पूरा चैप्टर पढ़ा के पहले हिंदी ख़त्म करेंगे, फिर उर्दू, फिर मैथ, फिर साइंस। आपको ऐसे ही सभी पढ़ा दिया जाएगा। बच्चों हम अकेले हैं, ठीक है, एक अकेले सब सब्जेक्ट पढ़ाना है तो एक ही बार नहीं पढ़ा सकते हैं। एक सब्जेक्ट पर एक एक सब्जेक्ट कर कर के आपको हम पढ़ाएंगे। और आई होप कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं और इसी मनोर और लगन से के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, और हम अच्छी से अच्छी तैयारी कराने की आपको सोचेंगे। तो आपके लिए कल एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज होने वाला है। क्वेश्चन आंसर एंड VBI ऑब्जेक्टिव कल हम कराएंगे, ऐसे बोर्ड पर लिख कर। और नहीं तो अगर टाइम नहीं रहा तो हम अपने से नोट्स बना लेंगे। हमारा नोट्स जो है टाइप है टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर और इंस्टा ID पर, आपको वो मिल जाएगा। आप ज़रूर जुड़ें। आसिफ उर्दू हिंदी क्लासेस से ही हमारा वो भी चैनल है। तो बच्चों आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमारे साथ बोलिएगा। यह एक ठेस चैप्टर है, चैप्टर 7। ठेस चैप्टर के लिखने वाले कौन हैं? ठेस चैप्टर के लिखने वाले कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। इसका मुख्य पात्र कौन है? इसमें सबसे ज़्यादा जिक्र किसका है? तो सिरचन का है। सिरचन क्या था? तो सिरचन एक जाति का कारीगर था। सिरचन जाति का क्या था? कारीगर था। ये तो हमारा 95+ नंबर लाने का है, उम्मीद है हम लाएंगे। पगडंडी मतलब क्या होता है बच्चों? आर्य। पगडंडी मतलब क्या होता है? आर्य। सिरचन जाति का कारीगर था। यह एक ठेस क्या है? तो यह एक कहानी है। सिरचन जाति का कारीगर था। हमारे साथ बोलो, बोलने से याद होगा। सिरचन जाति का कारीगर था। ठेस एक कहानी है। इसके लिखने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु। और इसमें लेखक की माँ है, लेखक की बहन है जिसका नाम है मानू दीदी। माँ का नाम जिक्र नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आइए, पगडंडी मतलब हो गया आरी। मोहर छाप वाली धोती देने से काम होती है। ये बोल रही है दीदी, मोहर छाप वाली धोती देने से काम होती। तो मैं भैया को पहले खबर कर देती कि मोहर छाप वाली धोती आप ले आइए। और ये देखिए, शीतल पाटी मतलब चिकनी और पतली चटाई। शीतल पाटी मतलब चिकनी और पतली चटाई। शीतल पाटी मतलब चिकनी और पतली चटाई। मानू उसका नाम है, दीदी का नाम है मानू दीदी। वो रेलवे स्टेशन पर उसका दाम देने लगती है। क्या बोलते हैं वो है जी, पतली शीतल पाटी का दाम देने लगती है निकाल कर। वो सिरचन लाता है। सिरचन बांस की तितली। चीक मतलब क्या होता है? बांस की तितलियों, बांस की तितलियों से बना झीना पर्दा। आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करने के लिए खुद भी जुड़े और अपने दोस्तों को ज़रूर जुड़े। तो चलिए बच्चों, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हमने आपको बताया है कि कल ऑब्जेक्टिव होने वाला है, और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कल एक रहेगा, आपके लिए प्राइज़ रहेगा, जो हम क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का सिरचन वाला और ऑब्जेक्टिव दोनों कराएंगे। आई होप आप कल ज़रूर जुड़िएगा, और इसी उम्मीद और लगन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ओके बच्चों, चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और जिसने लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दो। क्या कर रहे हो अभी तक? सिर्फ पढ़ के जा रहे हो, जाने से कुछ नहीं होगा। लाइक ज़रूर करो, ठीक है बच्चों। यह मैं बोला हूँ लाइक नहीं है, ये लाइक तुम्हारे प्रति हमारा प्यार है। आप प्यार दिखाओगे तभी तो हमारा भी चलो भाई मनोबल होगा कि नहीं, लड़के हमको लाइक कर रहे हैं तो हमको और अच्छे से पढ़ाना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं।